हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कि हमको कितना सम एश्योर्ड चाहिए। और उससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस का डिसाइड किया था, जैसे कि लाइफ कवर और टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। और अभी तक हम अराइव कर रहे हैं कि हमें 1.25 करोड़ का एक है, जो हमने एक सिनारियो बनाया था, ये जो हमने एक एजम्पशंस लेके दिए थे कि इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर पर्सन को 1.25 का सम एश्योर्ड चाहिए टू कवर इज लाइफ रिस्क। अब इस 1.25 करोड़ का जो हमें सम एश्योर्ड चाहिए, ये हमको, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम लोग जा सकते हैं टर्म प्लान के साथ, या हम लोग जा सकते हैं जो ट्रेडिशनल प्लान, दूसरे प्लान होते हैं, जैसे इंडाउमेंट बोलते हैं, या सेविंग, या मनी बैक, जो भी आप नाम दे दीजिए, कि बहुत सारे नाम होते हैं, या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और कई तरह के नाम इन पॉलिसियों के दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट टर्म प्लान का होता है कि ये इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो सिर्फ आपकी मोर्टेलिटी चार्ज होती है। जो आपकी जो लाइफ पे जो थ्रेट है वो चार्जेस सिर्फ इसमें टर्म प्लान में इनबिल्ट रहता है, और लिटिल बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इन 2 कॉस्ट के साथ ये टर्म प्लान आपका वर्क करता है। तो इसलिए जब आप एक 1.5 CR का टर्म प्लान लेने जाएंगे तो आपकी कॉस्ट, अगर आपकी एज 35 ईयर्स है, और इस प्लान को आप अपने सिर्फ यू टेक दिस प्लान अप टू द योर वर्किंग एज, नॉट बियॉन्ड 70 या 80 ईयर्स, क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं है। आप इसको 60 साल तक का ही लीजिए, 60 साल तक लीजिए, ये आपकी वर्किंग एज है। इसके बाद आपके पास सेविंग्स होंगी, आपके मेच्योरिटी बेनिफिट होंगे, कई तरह की आपके पास और सेविंग्स होंगी, जो कि आपकी जो बैलेंस लाइफ बचेगी वो उसको कवर करने के लिए वो दैट सेविंग विल बी इनफ। और वैसे भी अगर आप 60 साल के बाद अगर आप इफ यू आर गोइंग टू, सब कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो योर किड्स मैडम ग्रोन अप, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उनका एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तो उन लोगों को इस तरह के किसी भी लमसम फंड की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप 25 साल का टर्म प्लान लीजिए, 125 करोड़ 1.25 करोड़ का। ये आपको मेरे अनुमान के हिसाब से 10,000 रुपये का पड़ेगा पर ईयर इसका प्रीमियम। ये इंडिकेटिव है, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, प्लस जीएसटी। जबकि जो दूसरे एंडाउमेंट प्लांट है या जो यूलिप हैं, ये जो होते हैं आपको आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स लाइफ कवर देते हैं जनरली। सपोज करो आपने 10,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम का कोई प्लान लिया, तो आपको 10 टाइम्स आपको इसका सम एश्योर्ड देंगे, तो यानी कि आपको 1 लाख रुपये मिलेगा इन केस ऑफ एनी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट और मे बी क्रिटिकल इलनेस। तो जो आपका बेसिक पर्पस था इंश्योरेंस प्लान देने का, कि आप इन केस आपको कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र ना करे, तो वो इस प्लान से आप जो है किसी भी तरह से आप बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी, वो आपको बचाएगी अगर आप टर्म प्लान लेंगे। टर्म प्लान चीपर क्यों होते हैं आपको मैंने बता चुका हूँ, इसमें चार्जेस कम होते हैं। इसमें सब 2 तरह के चार्जेस जो बर्डली होंगे, एक तो आपको मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी जो कि काफ़ी कम होगी। इसके कंपैरिजन में जो आपके इंडाउमेंट प्लान, सेविंग प्लान, जो मनी बैक प्लान या यूलिप है, उसमें जो आपकी कॉस्ट रहती है, जिसमें कॉस्ट फैक्टर रहते हैं, जो पॉलिसी बेसिस में आपके जो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस दे रहा है उसको देने पड़ेंगे, उसमें मोर्टेलिटी चार्ज तो रहेगा। इसको आप बोल सकते हो कि दैट एक्सपेक्टेंसी की आपकी जो डेथ की वो जो एक अनुमान था कितना उसमें चार्जेस उनको देने, मतलब इनको ऐड करने, दैट इज मोर्टेलिटी चार्जेस। उसके बाद रहेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पीएसी। इसके बाद रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। इसके बाद आपका रहेगा फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड, क्योंकि जो पैसा आपको वापस मिलना है, जो भी पैसा, तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो कंपनी आपको चार्ज करेगी वो, कि सपोज करो आपने कंपनी को 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 25 साल तक 2.5 लाख रुपए दिया, और इस
इस प्लान के यानी कि एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान के मैच्योरिटी के बाद जो आपको लम सम अमाउंट मिलने वाला है, सपोज करो इट इज़ 4 लाख रुपीज़, तो ये जो 4 लाख रुपीज़ आपको मिलने वाला है वो फंड कैसे कंपनी मैनेज करेगी, वो फंड मैनेजर जो उनका कंपनी का मैनेज करेगा, और वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे जो 4 लाख मिलने वाले हैं उसके वो चार्जेस कंपनी आपके प्रीमियम से एलोकेट करती है टुवर्ड्स फंड मैनेजमेंट चार्जेस। तो अगर हम देखें जो आपके इंडोमेंट प्लान या जो सेविंग प्लान या जो मनी बैक प्लान होंगे, इसमें चार्जेस किस तरह से कंपनी लगाती है आपके प्रीमियम के ऊपर, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको मतलब आफ्टर द मैच्योरिटी और जब भी आपको मनी बैक मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली, कैसे हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला जो इंश्योरेंस का जो चार्जेस होता है वो होता है मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि एज पर डिपेंड करता है। आपकी अगर एज कम है तो ये चार्जेस कम होंगे, क्योंकि मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते हैं तो ये चार्जेस कम होते हैं। 35 इयर्स का अगर हम लेके चलें तो लेट्स सी ये आपका अराउंड 1% है। ये सब कुछ अनुमान के हिसाब से एग्जैक्ट जो आपको होंगे वो आपके बॉन्ड पेपर के ऊपर मेंशन होगा। सेकंड जो होता है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि कंपनी देती है एजेंट को, और जो भी उसके इनिशियल खर्चे होते हैं वो आपके प्रीमियम से चार्ज किए जाते हैं। तो इनिशियल ईयर में ये काफ़ी हाई होते हैं, और फर्स्ट ईयर में इट में गो अप टू 30%। और तीसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कि प्रिंटिंग ऑफ आपका बॉन्ड पेपर हो गया या जब कम्युनिकेशंस के नोटिस आएंगे उसका जो कॉस्ट होती है वो सब इसमें आपके प्रीमियम में ऐड होती है। लेट्स से इट इज़ अराउंड 3%। और जो फंड मैनेज जो कि आपके फंड मैनेज करेगा उसके चार्जेस हैं अराउंड लेट्स से अनदर 2%। तो ये सब मिला के अगर आप देखो तो ये आपके करीब आ रहे हैं 36%। तो आप जो 100 रुपये कंपनी को दोगे एज ए प्रीमियम, माना आपने जो कंपनी को जो हर प्रीमियम दिया उसका जो 100 रुपये जो उसका है उसमें से 36 रुपीज़ आपके हर 100 रुपये में 36 रुपीज़ वो चले जाएंगे टुवर्ड्स इनिशियल चार्जेस। तो जो कंपनी आपके बिहार पे इन्वेस्ट करेगी वो करेगी 64 रुपीज़। तो जो भी इंश्योरेंस सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो उनका जो हर 100 रुपये का जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें 36 रुपीज़ जो चार्जेस कट जाते हैं, सिर्फ 64 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ ही आपका इन्वेस्ट होगा। तो आप समझिए कि आपको रिटर्न इस 64 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा, न कि 100 रुपये की जो आपने इन्वेस्ट किए। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप कभी भी इंश्योरेंस को एज ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करें। सेविंग के लिए आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मैं अपने अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर आप प्योरली सेविंग के पर्पस के देख रहे हैं तो आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए और उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। कंपेयर करें, इसकी आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, आपके जो एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। इनपे जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो आपके अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि दूसरे सेविंग के इंस्ट्रूमेंट है उनसे कम है। और जो है आपका जो बेसिक पर्पस था लाइफ कवर वो बहुत कॉस्टली है और या तो आपका कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपकी, आप सपोज करो अगर आपको एक साल में 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और आप चाह रहे हैं कि आप जो है आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ भी हो जाए और आपकी एक सेविंग भी हो जाए, तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप 10,000 रुपये देखिए अपना एक टर्म प्लान लीजिए जो कि आपकी लाइफ कवर के लिए सफिशिएंट है। और जो इस 10,000 रुपये का आप दीजिए, लाइफ कवर का एक टर्म प्लान लीजिए जो कि आपको सफिशिएंट कवर दे देगा। आपके जो 15,000 रुपये बचते हैं बिकॉज आपने जो है टर्म प्लान लिया है तो आपका कॉस्ट बहुत कम है। आप जो 15,000 बचते हैं इसको आप या तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए या आप पीपीएफ में डाल दीजिए या आप पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग आरडी, पोस्ट ऑफिस की आरडी में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है आपका जो लाइफ कवर वो आपको मिल जाएगा और दूसरा आपके जो बैलेंस अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो आपको इन इंस्ट्रूमेंट से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। और इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ज़्यादा आपके टैक्स
बेनिफिशियल भी है जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं। जैसे टीपीएफ इज आल्सो ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो भी इन्वेस्ट करोगे आप वो आप उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप एएलएसएस करते हो वो भी आपका टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है, और इनके रिटर्न्स जो है जनरली बेटर देन यूलिप प्लान होते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट कम होती है। यहाँ पर जो आपकी इनिशियल कॉस्ट जो आपकी 36% है, ग्रेजुअली ये कॉस्ट कम होती जाती है, ग्रेजुअली ये कॉस्ट कम होती जाती है। जनरली दिस पीएससी विल कम डाउन, और ये तो आपका स्टैटिक रहता है, ये भी आपका स्टैटिक रहेगा, ये भी आपका स्टैटिक रहेगा, ये जनरली कॉस्ट कम होती जाती है। पर फिर भी ये कॉस्ट जो है एक फैक्टर है जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम करता है इन लॉन्गर रन। तो फ्रेंड मैंने आपको मतलब काफ़ी आई थिंक डिटेल में बता दिया कि आप जब भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने जाएं तो इन चीज़ों, इन सिनेरियो पे आप एनालिसिस करें, और जो भी आपका एजेंट है उससे आप जो कुछ क्वेश्चन पूछें ताकि वो आपको एजेंट आपको जो है बेवकूफ़ ना बना पाए या आपका फ़ायदा ना उठा पाए। उससे आप जब भी वो आपको इंश्योरेंस देने आए तो उससे आप पूछिए आपके मोर्टेलिटी चार्जेस कितने हैं, इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कितने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कितने हैं, और एफएमसी कितने हैं। ये 4 चीजें आप उससे पूछ लीजिए। अगर इनका जवाब आप वो समझ जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इंश्योरेंस का, और आपको वो इजीली जो है बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तभी वो आपको एक बेटर इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर पाएगा। अदरवाइज तो उसकी हमेशा जो टेंडेंसी रहेगी वो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि जिसपे उसको ज़्यादा ब्रोकरेज या जो एजेंट फीस मिल रही है वही वाला प्लान आपको दिखे जाएगा, इंस्टेड ऑफ आपके रिक्वायरमेंट के क्या है ये इसको जाने बिना। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आप जब भी आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया, मतलब जब आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान आपने अल्टीमेटली जो आपने मन बना के कोई भी इंश्योरेंस प्लान सोच समझ के ले लिया, जो भी आपके हिसाब से ठीक रहता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके सेविंग प्लान के हिसाब से, या आपकी जितने भी आपके बजट है, आप जब भी आपके पास बॉन्ड आए तो बॉन्ड आने के बाद आप कभी भी एजेंट के वर्ड्स पे मत जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली एजेंट्स कीप ऑन चेंजिंग देयर कंपनी। आज वो LIC में है, कल वो मैक्स में चल जाएगा, परसों वो हो सकता है ICICI में चले जाए। तो यू कैन नॉट क्लेम द मनी फ्रॉम हिम, अल्टीमेटली द मनी विल बी गिवन बैक बाय द कंपनी। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हो, ये आप ले रहे हो 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक एजेंट उस कंपनी में रहेगा और या नहीं रहेगा, ये इसकी श्योरिटी नहीं है। अल्टीमेटली जो चीज आपके पास मैटर करेगी वो है आपका बॉन्ड पेपर। तो एज सुन एज जैसे आपको बॉन्ड पेपर मिल जाता है आपके इंश्योरेंस फाइनेंस करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, तो बॉन्ड पेपर पे आप कुछ चीजें बड़ी डिटेल से देख लीजिए। पहले आप उसमें आपका नाम एकदम सही हो, ये आप चेक कर लीजिए, इसमें स्पेलिंग्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह सब एकदम ठीक हो, सरनेम, मिडिल नेम। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, आपका पैन नंबर या आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसमें दिया हुआ हो, आधार कार्ड या जो भी आपके, वो आईडी एकदम करेक्ट हो। नॉमिनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी का नाम एकदम सही हो, स्पेलिंग्स, सरनेम एंड मिडिल नेम जो भी हो एकदम करेक्ट हो, और बैंक डिटेल्स। ये 5 चीजें तो आप एकदम से परफेक्टली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ ये सब चीजों में कुछ भी और मिस्टेक्स या कुछ भी अगर गलतियां हैं तो क्लेम कैन बी नॉट सेटल्ड और मे बी डिलेड। तो जस्ट टू अवॉइड दैट डिले आप ये 5 चीजें एकदम से फटाफट चेक करके उसका करेक्टनेस देख लीजिए, इट इज वेरी क्रिटिकल। और उसके बाद जो है उसमें आप देख लीजिए आपके चार्जेस जो आपको ब्रोकर ने बताया वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कि जो आपको आपके एजेंट ने बताया है वो आपके वो पॉलिसी में करेक्टली मेंशन है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने यू हैव गॉन फॉर द यूलिप और मे बी एंडाउमेंट प्लान और मनी बैक प्लान, तो उसमें आप देख लीजिए आपका गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट कितना है, जो ब्रोकर ने बताया वो उस पर मेंशन है कि नहीं। ये 5 चीजें आप हमेशा जो अपने जो एजेंट से पूछिए और अपने बॉन्ड पेपर में चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी चीजें जो हैं जो आपको बताई गई थी या उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है या उससे वो अलग हैं, तो आपके पास अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है और 30 डेज
अगर आपने उसको ऑफलाइन लिया है तो ये आपका फ्री लुक पीरियड होता है। इस फ्री लुक पीरियड में अगर आप कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं है जो कि आपको बताई गई थी या जो आपने समझी थी, तो आप उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और आपको विद इन 30 डेज आपको टाइम मिलता है। अगर आपने ऑफलाइन लिया है, 15 डेज अगर आपने ऑन लिया है, तो आप उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और आपको रिफंड पूरा का पूरा 100% मिल जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। तो एक क्रिटिकल चीज मैं इसमें भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर यंगस्टर्स और मे बी द person who is not married and they are looking for some kind of a insurance plan, तो उसका वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दैट इज अ लाइफ स्टेज। आप जब भी कोई टर्म प्लान लेने जाएं तो उसमें देखिए कि आप उसमें लाइफ स्टेज का एक ऑप्शन लेके रखिए कि आपके पास जो लाइफ स्टेज आएंगी उसके हिसाब से आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ जाए और आपका जो प्रीमियम है वो भी उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, बट वो प्रीमियम आपका जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपके मोर्टेलिटी चार्जेस जो होते हैं वो इनिशियली फिक्स हो जाते हैं, वो आपके ड्यूरिंग द इस प्लान के दौरान चेंज नहीं होते। तो लाइफ स्टेज में आपका सपोज करो आप सिंगल हैं तो आप उसमें लाइफ स्टेज ऐसा ऐड कर सकते हैं कि जब आप मैरिड होंगे, सपोज करो इनिशियली आप 50 लाख का एक इंश्योरेंस प्लान लीजिए और आप उसमें लाइफ स्टेज जारी जैसे आप मैरिड होंगे तो ये आपका जो 50 लाख का प्लान है ये 75 लाख का हो जाए जैसे आप मैरिड होते हैं। जैसे आप यू गेट मैरिड, आपको सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 75 लाख कर देगी, थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा उसमें। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी, सपोज करो आप यू हैव फर्स्ट किड, देन यू कैन आस्क योर इंश्योरेंस कंपनी टू आप जो है आपका जो भी सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ कर दीजिए और लेट्स से यू हैव अनदर किड, तो आप बोल दीजिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तो मेरा ये इंश्योरेंस प्लान 1.25 CR का हो जाना चाहिए। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी, वो आप सबमिट कर देंगे लाइक बर्थ सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो इसी हिसाब से आप ये दिस इज द लाइफ स्टेज। तो आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप 50 लाख से स्टार्ट कीजिए और जैसे आपकी लाइफ में डिफरेंट स्टेज आ रहे हैं उसमें आप जो है उस सम को बढ़ाते जाइए इन असेंडिंग ऑर्डर। इस हिसाब से आपको ये देन यू कैन कैच कि आपने आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस थे वो आपने इनिशियली कैप्चर कर लिए विद अ लोअर मार्जिन और लोअर प्रीमियम, और जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेज में आगे बढ़ते गए आपने अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया, उसके लिए आपको एक नॉमिनल प्रीमियम आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपना कोई भी टर्म प्लान लेने जाए तो आप लाइफ स्टेज के हिसाब से आप उसको उसमें आप ऑप्शन डालिए, वो आपको कंपनियां सब जो है आजकल ये इस तरह का इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर रही हैं। और इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस टर्म प्लान में क्रिटिकल इलनेस को भी ऐड करवाइए। जनरली होता क्या है कि जो आपके जो सम इंश्योर्ड है वो आपको जो फैमिली को मिलेंगे वो तभी मिलेंगे जबकि कोई मिस हैपनिंग होती है, मोर्टेलिटी हो जाती है, तभी वो सम इंश्योर्ड जो आपकी फैमिली को मिलता है। इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, जबकि आप यू आर सर्वाइविंग बट द इलनेस इज वेरी क्रिटिकल एंड विच इज हैविंग अ लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ इवेंट, और आप जो है किसी तरह की भी वर्किंग कंडीशंस में नहीं हो, तो और मे बी यू नीड वेरी लार्ज सम फॉर योर ट्रीटमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसमें एक आप क्रिटिकल इलनेस का भी एक राइडर ऐड करवाइए कि इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस मुझे जो है मेरे सम इंश्योर्ड का मेरी 50%, जैसे माना आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है, उसका आपको 50% आपको मिल जाए ताकि आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट करा सकें या जो भी आपको लाइफ सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए टाइम क्रिटिकल इलनेस आपको मिल जाए। तो ये तो फ्रेंड आप ये 2 चीज़ें लाइफ स्टेज और क्रिटिकल इलनेस राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करवाइए अपने एजेंट से बोल के। अगर डायरेक्टली आप कंपनी से ले रहे हैं तो कंपनी से के थ्रू आप इससे आपको जो है आपका बेनिफिट होगा और आपको जो है दिस इज द वे यू विल हैव होलिस्टिक अप्रोच कि आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपके ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट कवर कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और आप अगर वीडियो पसंद आए तो इन वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं और टू हैव ए क्लियर आइडियाज़। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया और मे बी इन
कमिंग डेज में आपको एक अनदर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस, उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आप लोग सब सेफ होंगे एंड मे बी हैविंग गुड हेल्थ। बाय बाय।